नक्सलियों के खिलाफ बड़े बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं, लेकिन ये जो पत्र आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये पत्र नक्सलियों को और कमज़ोर बनाने के लिए बहुत मजबूत पत्र हैं। और कैसे नक्सलियों का संगठन कमज़ोर हो रहा है, कैसे नक्सलियों का संगठन ख़त्म हो रहा है और कैसे नक्सलियों के संगठन में दो फाड़ हो गया है, इसी को समझने के लिए आज फिर हम बात करेंगे संजय भैया से। बस्तर से जुड़ गए हमारे संजय भैया। और संजय भैया, आपका स्वागत है। सबसे पहले संजय भैया, ये जो सोनू वाला पत्र बहुत ज़रूरी है इस पे चर्चा करना, क्योंकि देखिए 15 अगस्त को पत्र आया, फिर जनता से अपील वाला पत्र आया, फिर सितंबर में पत्र आया, आज एक फिर पत्र आया। तो इतने सारे पत्र आ रहे हैं, किस पत्र पर सबसे पहले बात करेंगे संजय भैया? इसके बाद जो पत्रों का दौर शुरू हुआ वो आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी पत्र आ गए, लेकिन एक पत्र जो 20 सितंबर को आया था, 20 सितंबर को लिखा गया है, 22 सितंबर को वो मीडिया के सामने आया। लेकिन क्योंकि 22 तारीख को आपको याद होगा कि दो देश के सबसे बड़े नक्सली मारे गए, कोसा और विकल्प, ऐसे में हम वहाँ फंस गए। इस बारे में रवि हम चर्चा कर नहीं पाए थे। तो आज उस पत्र पे चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये पत्र बहुत ज़रूरी है। ये पत्र ऐसा है जिसमें पहली बार ये कहा गया है कि जिस वेणुगोपाल राव ने, वेणुगोपाल राव के बारे में आपको कुछ बता दूं कि वो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता है, साथ ही वो नक्सलियों का पोलित ब्यूरो सदस्य है, यानी कि देश में जो 5 नक्सली मिलकर पूरे नक्सल संगठन को चलाते हैं उसमें वो एक है। उस वेणुगोपाल राव को, जिसने 45 साल अपने जीवन के दिए हैं नक्सल संगठन को खड़े करने में, उस वेणुगोपाल को ही इस नक्सल संगठन ने अब पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ना ही सिर्फ बाहर का रास्ता दिखाया है, बल्कि ये भी कह दिया है कि अगर आप ये जो शांति वार्ता की बात कह रहे हो, अगर आप शांति वार्ता करना चाहते हो या अपना आत्मसमर्पण करना चाहते हो, और अगर आप हमारे हथियार लेके पुलिस के पास गए तो आपके पीछे हम अपने नक्सल लड़ाकों को छोड़ देंगे। सोचिए, इतनी बड़ी धमकी, पीएलजी को छोड़ देंगे, इतनी बड़ी धमकी अपने देश के सबसे बड़े नक्सली नेता को दूसरे नक्सली नेताओं ने दी है। तो इस पत्र के बारे में आज बात करेंगे। आपके हाथ में रवि वो पत्र है, मैं भी उस पत्र को लेके बैठा हूं। अब एक एक इस पे पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या बातें हुई है इस बारे में आगे चर्चा करते हैं। रवि, संजय भैया, इसमें ना एक जगह लिखा है कि एक सोनू गद्दार है, जो जनता के लिए जो आंदोलन हमने शुरू किया था, उस आंदोलन को छोड़ने की बात कर रहे हैं, हथियार छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सोनू गद्दार है और गद्दारों की ज़रूरत नहीं है। तो ये गद्दार क्यों कहा गया? क्यों ऐसा लगा नक्सली संगठन को कि सोनू गद्दार है, वो सरेंडर कर देगा और हम जो नीचे जो छत्तीसगढ़ कैडर के जो हम नक्सली हैं वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, सारे सरेंडर कर देंगे? तो देखिए, ये दर्शकों को मैं समझाते हुए बता देता हूँ रवि, क्योंकि ये नक्सल संगठन जो है, क्योंकि आम जनता जो है वो इससे बहुत ज़्यादा वाकिफ नहीं होती है। ये काम कैसे करते हैं ये बता देते हैं। ये केंद्रीकृत संगठन है जिसे इन लोगों ने पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी मेंबर्स को जिम्मेदारी दी है कि ये नक्सल संगठन को चलाएंगे। ऐसे में ये जो सेंट्रल कमेटी के लोग होते हैं, ये जितने भी नक्सल जो देश भर में चल रहा है, नक्सल हलचल जो होती है, उसे ये लोग कंट्रोल करते हैं। ऐसे में इन्होंने अपना एक प्रवक्ता बनाया, क्योंकि ये जो मीडिया से बातचीत करते हैं, जो मीडिया को पत्र जारी करते हैं, उसके लिए एक प्रवक्ता के तौर पर इन्होंने नियुक्त किया वेणुगोपाल राव को। वेणुगोपाल राव जो कि तेलंगाना के करीमनगर का रहने वाला है। इसका बड़ा भाई किशनजी देश का सबसे बड़ा नक्सली नेता था, जो 2011 में पश्चिम बंगाल में एक एनकाउंटर में मारा गया। इसकी पत्नी ने इसी साल 1 जनवरी को महाराष्ट्र में सरेंडर किया और इसकी भाभी सुजाता ने लगभग 10 दिन पहले तेलंगाना में सरेंडर किया। यानी कि ऐसा परिवार है जिसने बीते 40 सालों में देश भर में नक्सल संगठन को खड़े किया है। तो सोनू ने या वेणुगोपाल राव ने केंद्रीय प्रवक्ता के तौर पे, अभय के तौर पे, क्योंकि इनके केंद्रीय प्रवक्ता का एक नाम है, ऑफिशियल नाम है अभय, उसने उस तौर पे एक लेटर जारी किया था जो 15 सितंबर को सबसे पहले सामने आया। उसमें इसने लिखा कि हम हथियार डालना चाहते हैं। 16 सितंबर को एक और लेटर इसने जारी किया, जो इसने केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता के तौर पे नहीं, बल्कि एक आम नक्सली नेता के तौर पे इसने जारी किया और इसने जनता से माफ़ी मांगी।
इसने ये भी कहा कि हम 60 सालों से गलत राह पे थे, हमने जो खून खराबा किया इसे एक समय के बाद हमें बंद कर देना था और हमें अपने संगठन में सुधार लाना था, क्योंकि हम ये सुधार नहीं ला पाए। उसने कम्युनिस्ट पार्टी को, कम्युनिस्ट विचारधारा को काफ़ी कोसा उस पूरे लेटर में, लगभग 6 पन्नों को लेटर है रवि, जिसपे हमने बहुत हाँ, मेरे विस्तार पास है क्रांतिकारी जनता के लिए अपील जो वाला लेटर है 20 महीनों में केंद्र सरकार वाला, जी वही रवि, वाला लेटर जी रवि। तो उसमें हमने बहुत विस्तार से पहले चर्चा की है सौरभ के साथ, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे ताकि लोग उसको ही पढ़ पाएं। तो उसमें जो है उसने बहुत ज़्यादा कोसा है पार्टी को। हमने उस वक्त भी इस बात को कहा था कि सोनू जो है या वेणुगोपाल राव जो है उसका हाल उड़ीसा के सब्याची पांडा जैसा हो जाएगा, यानी कि नक्सल संगठन इसे अब पार्टी से बाहर निकाल सकती है। तो यही हुआ। देखिए कुछ दिनों बाद एक और लेटर आता है जो मैंने बताया कि पहले एक तेलंगाना कमेटी ने लेटर जारी किया, उसमें उसने कहा कि सोनू ने जो कुछ बात कही है वो उसके निजी विचार हैं, नक्सल संगठन तो युद्ध जारी रखेगा, यानी कि जो खून खराबा है ये जारी रहेगा। लेकिन इसके एक दिन बाद यानी 22 सितंबर को एक और लेटर आता है जो नक्सलियों के ही केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय ने लिखा है। अब सोचिए, ये पद तो अभी तक वेणुगोपाल राव के पास था, लेकिन इस बार उसी वेणुगोपाल राव को गरियाते हुए, जो आपने बताया गद्दार कहते हुए ये लेटर जारी किया गया। यानी इससे एक बात साफ होती है कि नक्सलियों ने वेणुगोपाल राव को उस पद से हटा दिया है, यानी अब वो नक्सलियों के केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता नहीं रहा। साथ ही उसने ये भी लिखा है इस पत्र में कि हमने ये जो फैसला लिया है कि सोनू के निजी विचार, वेणुगोपाल राव और सोनू एक ही व्यक्ति है, मैं कभी सोनू और वेणुगोपाल राव बोलूं तो दर्शक ये समझे मैं एक ही आदमी की बात कर रहा हूं। उसमें ये लिखा गया है कि ये सोनू के निजी विचार हैं, लेकिन ये विचार गद्दारी को इशारा करते हैं। सोनू जो है वो संशोधनवादी था, यही वजह है कि उसे बहुत संगठन ने कोसा है, कहा है कि आपने संगठन को बदनाम करने की कोशिश की है, और यही वजह है कि उसने यहाँ तक लिखा है कि यदि आप, मैं वो लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ, वो लाइन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही ये लाइन जो है ये बताती है कि नक्सल संगठन कैसे काम करता है। ये ऐसा है कि यहाँ शुरू होता है, इसलिए हथियारों को दुश्मनों को सौंप कर दुश्मन का सामने आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो रहे सोनू की गद्दारी को सभी पार्टी सदस्य, सभी स्तर का पार्टी कमेटियां, जेल में बंदी पार्टी सदस्य, नेतागण, क्रांति का हितैषी लोग तीव्र निंदा करने का हम अनुरोध कर रहे हैं। सोनू और उनका साथी लोग अगर दुश्मन के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यानी सोनू अगर आत्मसमर्पण करना चाहता है पुलिस के सामने तो वो कर सकता है, लेकिन पार्टी के हथियारों को दुश्मन के सौंपने का अधिकार उन्हें नहीं है। इसलिए उस हथियारों को हमारे पार्टी को सौंपने का डिमांड हम कर रहे हैं। अगर सकारात्मक तरीके से नहीं सौंपते तो उनसे जब्त करने के लिए पीएलजे को हम निर्देशित कर रहे हैं। अब समझिए होता क्या है यहाँ कर रहे हैं, मतलब निर्देशित कर रहे हैं, यानी भेज देंगे। देखिए अब इससे एक और चीज़ समझ आता है, नक्सल संगठन में क्योंकि ये अंडरग्राउंड संगठन है, सभी लोग, कोई ऐसा हथियार खाना नहीं इनके पास कि आप दिन भर आपने ड्यूटी की और रात को उस हथियार खाने में लाके अपने बंदूकों को रख दिया। ये नक्सली जो जंगलों के अंदर होते हैं अपने साथ अपने कंधे पे हमेशा बंदूक टांगे रखते हैं। जब रात को सोते हैं तो बंदूक उनके बिस्तर के बगल में होती है। तो ऐसे में जो सोनू और जो उसका गुट होगा, क्योंकि सोनू सबसे बड़ा देश का नेता है, नक्सली नेता, वो महासचिव की दौड़ में था, ऐसे में उसके साथ ऐसा माना जाता है कि 4-5 बड़े नक्सली लीडर जो हैं, जो हो सकता है सेंट्रल कमेटी मेंबर हो या फिर स्टेट कमेटी मेंबर्स हों, वो इसके साथ हैं और वो भी चाहते हैं कि अब ये खून खराबा बंद हो, तो वो लोग इसके साथ हो। तो इनके पास कुछ बंदूकें भी हैं। ऐसे में नक्सल संगठन के लिए बंदूकें बहुत ज़रूरी है रवि। ऐसे में इन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि अगर आपको आत्मसमर्पण करना है, जैसे 10 दिन पहले आपकी पत्नी, आपकी भाभी ने किया और 1 जनवरी 2025 को आपकी पत्नी ने किया, अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं तो आप भी कर दीजिए, लेकिन आप अपने हथियार जो हैं वो वापस संगठन के पास छोड़ के जाइए। अगर वो हथियार लेकर आप जाते हैं पुलिस के पास तो हम आपसे हथियार जब्त करने के लिए किसे भेजेंगे? पीपुल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, वो पीएलजीए जिसे हो सकता है इसी सोनू ने खड़े किया हो। ऐसा माना जाता है कि 40 साल पहले जब बस्तर में दाखिल होते हैं तो इन्होंने पीएलजीए लड़ाकों को खड़े किया। उस वक्त यहाँ पे जो मुख्य नक्सली थे उसमें वेणुगोपाल राव शामिल था, जो देवजी फिलहाल जिसकी महासचिव बनने की बात आ रही है वो शामिल था। ऐसे में जिन लड़ाकों को इसने पहली बार हथियार पकड़ाए, आज वही लड़ाके इसके पीछे आएंगे वो हथियार लेने के लिए जो सोनू के फिलहाल पास है। तो ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, इससे एक बात तो साफ होती है संजय भैया जी,
एकदम एकदम आसानी से आपने सब समझा दिया, लेकिन जो पहला पेज उसमें तीसरे पैरा में एक चीज़ जिसको समझना ज़रूरी है कि जो सचिव थे बसवा राजू, वो उसके मतलब उसको ढेर करने से पहले कोई मीटिंग भी हुई थी जिसमें हथियार को लेकर संगठन क्या आगे रणनीति रख सकता है, क्या संगठन के लोग डरे हुए हैं और सरेंडर करने वाले हैं, क्या ऐसी रणनीति पर चर्चा हुई थी क्या इसमें? देखिए, क्योंकि इसमें जिक्र किया गया है। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने रवि पकड़ा है। हुआ ये था कि जब पहली बार वेणुगोपाल राव और सोनू ने ये बात कही, 15 सितंबर को जो लेटर आया कि हम अब हथियार रखना चाहते हैं और हम वापस मुख्यधारा में आकर जो जनता की समस्या है उसके लिए किसी आम राजनीतिक दल जैसे काम करना चाहते हैं, तो उसने इस बात का जिक्र किया कि ये मैं नहीं चाहता, ये चाहता था कौन? 21 मई 2025 को अबूझमाड़ के जंगल में जो मारा गया नक्सली संगठन का सबसे बड़ा नेता, नक्सलियों की पार्टी का महासचिव बसव राजू। सोनू ने कहा कि ये बसव राजू की चाहत थी कि इस तरह की शांति वार्ता हो और इस तरह से हम अपने हथियार रख दें, इस बात का उसने जिक्र किया था। लेकिन अब यहाँ इन्होंने क्या लिखा है, हमारा पार्टी महासचिव शहीद कॉमरेड बसव राजू शांति वार्ता के लिए किए कोशिश के अनुसार हथियार छोड़ने का निर्णय लेने का कॉमरेड सोनू की बात सच्चाई को तोड़ मरोड़ करने वाली है। शहीद कॉमरेड बसव राजू की मई 7 तारीख की प्रेस विज्ञप्ति में हथियार छोड़ने के विषय पर हमारी पार्टी की कोर ग्रुप में चर्चा करने का उल्लेख किया था, लेकिन इस वक्तव्य का गलती को समझकर और केंद्र राज्य सरकारों द्वारा कगार युद्ध को रोके बिना चलाने का विषय को ध्यान में रखकर हथियार छोड़ने की बात को वापस लेकर कगार युद्ध को प्रतिरोध करने के लिए तमाम पार्टी को, पीएलजे को, तमाम क्रांतिकारी खेमे को उन्होंने आह्वान किया। उन्हीं का मार्गदर्शन में आज देश भर में पार्टी, पीएलजे और क्रांतिकारी खेमा कगार युद्ध को सख्ती अनुसार कानूनी गैरकानूनी तरीके से प्रतिरोध कर रही है। इस सच्चाई को जानबूझकर कॉमरेड सोनू तोड़ मरोड़ कर बता रहा है, यह वह कपट है, निंदनीय है। अब हुआ क्या है यहाँ पर, क्योंकि मतलब ये समझा जाए ना संजय भैया, ये समझा जाए कि बसवा राजू ने नहीं कहा था कि आप हथियार डालेंगे। नहीं, देखिए, एक लेटर आया था, मुझे याद है बसव राजू के मरने के लगभग 10 दिन पहले, शायद 10 सितंबर को लेटर सामने आया था। उसी बात का ये लोग जिक्र कर रहे हैं कि 7 मई को 10 मई को ये लेटर सामने आया था, 21 मई को बसव राजू का एनकाउंटर हो गया। 10 मई की इस लेटर में ये लिखा हुआ था कि हम शांति वार्ता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने काफ़ी शर्तें रखी थी। शर्त क्या थी कि जो फोर्स फिलहाल कैंप खुल रही है वो कैंप खुलने बंद हो, फोर्स जो लगातार ऑपरेशन चला रही है वो ऑपरेशन बंद हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लगातार फोर्स ने ऑपरेशन चलाया और ऑपरेशन इतने बड़े हुए कि इनका सबसे बड़ा नेता ही मारा गया, तो ये तो असर है इस ऑपरेशन का। लेकिन यहाँ क्योंकि कॉमरेड बसव जो वेणुगोपाल राव जो है वो लगातार ये चाहता था कि शांति वार्ता हो, हथियार नीचे रखा जाए, इसलिए उसने इस बात का जिक्र किया कि मेरी बसव राजू से बात हुई। अब देखिए, बसव राजू बहुत महत्वपूर्ण नक्सली था, वो तय करता था कि देश में नक्सल किस ओर आगे बढ़ेगा, नक्सल संगठन। ऐसे में उसकी पार्टी में इज्जत भी बहुत थी। जब तक वो पार्टी में था, जब तक वो जीवित था, तब तक पार्टी काफ़ी एकजुट नज़र भी आती थी। देखिए, इस तरह के पर्चे बाहर नहीं आते थे। उसकी मौत के बाद देखिए क्या हुआ, नक्सल संगठन बिखर रहा है। लगातार हम ये देख रहे हैं कि जब इस साल की शुरुआत होती है तो 18 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स थे, जिसमें 5 पोलित ब्यूरो मेंबर्स भी शामिल हैं, यानी कुल 18 लोग थे जो देश में नक्सल संगठन को चला रहे थे। लेकिन इन 9 महीनों में ही, अभी सितंबर चल रहा है, 9 महीनों में ही देश भर में 9 सेंट्रल कमेटी मेंबर्स मारे गए हैं। एक जो सुजाता है उसने सरेंडर कर दिया, कहाँ? तेलंगाना जाकर। यानी 10 लोग इनके जो है वो सेंट्रल कमेटी से बाहर हो गए। कितने बचे अब? मात्र 8 लोग। और वो 8 लोग जो है उनमें अब ये जो पावर को लेकर, नक्सल संगठन की दिशा दशा को तय करने को लेकर खींचतान हो रही है और ये खुलकर सामने आ गई है। ऐसा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा कि इस हद तक जो है नक्सल संगठन में खींचतान मची हो केंद्रीय स्तर पर। हमने ये देखा था, जो मैंने उदाहरण लगातार मैं दे रहा हूँ, जब से ये लेटर आ रहे हैं सब्यसाची पांडा का उड़ीसा में, कि वहाँ इस तरह का हुआ, उन्होंने पार्टी से सब्यसाची पांडा को बाहर किया और सब्यसाची पांडा ने उड़ीसा में ही एक नई माओवादी पार्टी खड़े कर दी। लेकिन केंद्रीय स्तर पर इतने बड़े नक्सलियों के बीच इस तरह की खींचतान की खबर जो है वो पहली बार आई। रवि, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय थोड़ा। संजय भैया, हाँ, बहुत सारे सवाल हैं, उस जानना जरूरी है, दर्शकों को भी समझाना जरूरी है कि बहुत सारे पत्र आ रहे हैं, लगातार पत्र आ रहे हैं। इसमें एक चीज़ मुझे समझ में आया कि पत्र आता है, उसके बाद उसको ट्रैक भी कर लिया जाता है। शायद ऐसा भी हो सकता है जिसके कारण से बसवा राजू मारा गया। और उसके बाद दूसरा सवाल ये है संजय भैया कि नेतृत्व को लेकर
खींचतान मची है क्या अंदर नक्सलियों के संगठन में? बिल्कुल, क्योंकि देखिए। तेलंगाना कमेटी और छत्तीसगढ़ के जो कैडर के जो नक्सली है, सब आपस में एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ कैडर, तेलंगाना कैडर, ये सब आपस में अंदर अंदर ही अंदर महासचिव बनने की तैयारी में लगे हैं क्या? देखिए, वाकई देखिए, इसमें दो बातें हैं। देवजी जो फिलहाल जिसके महासचिव बनने की खबर आई है, जिसका नाम थिप्परी तिरुपति है, क्योंकि दो सबसे सीनियर मोस्ट नेता थे, जिसमें एक था वेणुगोपाल राव, दूसरा था थिप्परी तिरुपति, जिसे हम देवजी के नाम से जानते हैं। उसे ऐसा माना जाता है कि लगातार वो मिलिट्री विंग का महत्वपूर्ण व्यक्ति रहा है। अभी मिलिट्री विंग जो है, मिलिट्री कमीशन जो है नक्सलियों की, उसे वो संभाल रहा है। ऐसे में वो गर्म दल का नेता है। उसने पीएलजे खड़ा किया, जो बड़े हमले हुए उसके नेतृत्व में हुए। लेकिन वेणुगोपाल राव सोनू जो है वो नरम दल का व्यक्ति है, यानी वो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, वो बातचीत पे ज़्यादा यकीन करता है। ऐसे में हो सकता है कि नक्सल संगठन जब अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, तो ये जो बड़े नक्सली हैं, जो 40-45 सालों से नक्सल संगठन में है, जिन्होंने इस संगठन को खड़े किया है, वो इस बात को लेकर उनमें खींचतान मची हो कि क्या अब नक्सल संगठन, जो लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, इतने बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं जिनका मारा जाना अब तक ऐसा लगता नहीं था कि मारे जाएंगे। तो ऐसे में ये क्या सोच रहे हैं कि हमें अब हथियार रख के किसी और दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये खींचतान तो है। दूसरी बात आपने जो कहा कि जब इस तरह के लेटर आते हैं, तो हाँ, पुलिस ने अपनी तकनीक में इतना बदलाव किया है कि ये ट्रैक होते हैं। यही वजह है कि समझिए, वेणुगोपाल राव जो लंबे समय तक इनके केंद्रीय कमेटी का प्रवक्ता रहा, वो कितना होशियार था। उसने एक लेटर लिखा 15 अगस्त को। वो लेटर पहुंचता कब है मीडिया के पास? 15 सितंबर को। उसे पता है कि लेटर लिखने के बाद उसे किस माध्यम से भिजवाना है, कि वो जब हमारे मतलब मीडिया तक पहुंचे तो उसे ट्रैक करना संभव ना हो। जब ये लेटर हमारे साथी रौनक के पास पहुंचा तो उसे जंगलों के अंदर बुलाया गया, उसे हाथ में ये लेटर प्रदान किया गया। तो ऐसे में हो सकता है इस लेटर लिखा हो कहीं और, 1 महीने बाद लेटर कहीं और मिला। तो ये तो नक्सलियों का तरीका है फिलहाल। लेकिन ये गलती किसने की? लेकिन संजय भैया, इसके बाद भी लगातार ये लोग लेटर भेज रहे हैं, और अब तो नज़दीकी तारीख 23 सितंबर का लेटर आ गया है। मतलब ज़्यादा दिन हुआ ही अब नहीं है। आप ये सोचिए, ये लेटर ही उनके खात्मे की वजह भी बन सकता है क्या? बिल्कुल। अब यही हम देखते हैं हड़बड़ाहट, और यही हम देखते हैं कि जो नए प्रवक्ता बने हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं इस बात को समझने की कमी है। क्योंकि हुआ क्या, 20 सितंबर को लेटर जारी हुआ, यही वाला जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा गया कि सोनू गद्दार है और सोनू को पार्टी से निकाल देंगे, उसके पीछे पीएलजे भेज देंगे। इसमें 2 साइन है। पहला साइन है केंद्रीय कमेटी के प्रवक्ता अभय का। इससे एक बात समझ आई कि अभय को पार्टी से, मतलब वेणुगोपाल राव को पार्टी के प्रवक्ता के पद से बाहर कर दिया गया है। दूसरा साइन है विकल्प का, जो कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का प्रवक्ता का ऑफिशियल पद है। इससे पहले ये पद जो है ये मिला था कट्टा रामचंद्र रेड्डी को। मुझे याद है कि 2021 से 2024 तक ये पद ऑफिशियली इसके पास था। वो कट्टा रामचंद्र रेड्डी जो 22 तारीख को जैसे ही ये विकल्प लेटर सामने आता है, वैसे ही हमें खबर आती है कि अबूझमाड़ के इनकाउंटर में वो मारा गया है। किसके साथ? कोसा के साथ। तो विकल्प के नाम का लेटर आता है, और जो अब तक उस पद पे था, विकल्प का जो जिम्मेदारी निभा रहा था उस प्रवक्ता पद की, उसके इनकाउंटर की खबर आती है। तो ये तो वाकई हो सकता है। कुछ लोगों ने तब भी इस बात पे सवाल उठाए। हमने भी बात पुलिस के अधिकारियों से पूछी कि ऐसा तो नहीं उसने लेटर लिखा और आपने जाके मार दिया। आप लोग को पता चल गया कि लेटर तो लिख रहे हो भाई, तुम कहाँ से लिख रहे हो, कहाँ से आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, अब हमको ऐसा लगता है कि विकल्प की जिम्मेदारी उसके पास से ले ली गई है। और ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्योंकि जब हम ये बात रिकॉर्ड कर रहे हैं रवि, तभी एक और लेटर आ जाता है। एक और लेटर आता है जिसमें विकल्प ने, यानी कि दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता ने इस बात का दावा किया है कि जो एनकाउंटर हुआ अभी, जिसमें 2 सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए, वो एनकाउंटर जो है वो फर्जी है। पुलिस ने इन्हें पकड़ा था और इन्हें पकड़कर मारा था। ऐसे में विकल्प के मरने का ही खंडन, मतलब उसके ये मारे लेटर जाने मैं का। दिखा देता हूँ हमारे दर्शकों को संजय भैया, मेरे हाथ में है, प्रिंटेड है। ये वो लेटर है, 23 सितंबर 2025 लिखा हुआ है, और 2 पेज का ही लेटर है, और ये विकल्प ने जारी किया है। और ये विकल्प एनकाउंटर में मारा जा चुका है, लेकिन साइन उसका है अभी भी। जी बता दीजिए इस पत्र के बारे में। तो हाँ, अब इससे एक बात समझ आती है कि कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारा गया, जिसने लगभग 4 साल तक नक्सली प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाई, और इसीलिए उसे विकल्प के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन विकल्प नक्सलियों का एक ऑफिशियल पद है। जो भी नक्सलियों के दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी, यानी कि बस्तर का जो क्षेत्र है, इसका प्रवक्ता होगा नक्सलियों का, उसका नाम, ऑफिशियल नाम विकल्प रखा जाएगा, चाहे वो
कोई भी हो, अगर आप कल हिड़मा को ही बना देंगे तो उसका नाम भी विकल्प हो जाएगा। ऐसे में कट्टा रामचंद्र रेड्डी मारा गया, जो अभी तक विकल्प के नाम से पर्चे जारी करता था, और उसी की मौत के खंडन के लिए नक्सलियों ने एक और पर्चा जारी किया, ये भी विकल्प के नाम से ही हुआ है। एक और खास बात है कि चाहे हम अभय के दोनों लेटर की बात करें, जो पहले आई थी बाद में आई थी, वेणुगोपाल राव जब था इस पद पे तब, या जो उसके हटने के बाद, उसमें उसका साइन जो है एक ही है, विकल्प का साइन भी एक ही है। तो इससे ये समझ आता है कि नक्सलियों ने एक डिजिटल सिग्नेचर बना लिया है, जो भी अब उस पद पे होगा वो उसी अभय के जैसा। रवि, जब इसको एडिटिंग हम करेंगे तो उतना वो तुम दोनों साइंस को थोड़ा क्रॉप करके दिखवा देना, विकल्प का है और अभय का है, उसको दिखवा देना क्रॉप करके, ताकि लोग को समझ आए कि ये डिजिटल साइन है, और ये जब भी कोई विज्ञप्ति जारी होगी तो भले कोई मर जाए, कोई रहे ना रहे, लेकिन ये पद हमेशा बना रहेगा। तो फिलहाल दर्शकों के लिए समझाना जरूरी है कि नक्सल। संजय भी एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आगे मतलब खत्म करेंगे। इस पत्र के लास्ट में संजय भी एक और चीज़ लिखा है, हर नुकसान के पीछे लगातार हो रहे सरेंडर मुख्य कारण बन रहा है। मतलब जितने नक्सली सरेंडर कर रहे हैं उतने नक्सलियों को खतरा बढ़ रहा है, क्योंकि वो नक्सली शायद बता दे रहे होंगे पुलिस को। बिल्कुल, देखिए जब बसव राजू मारा गया, इससे पहले भी जब नक्सली मारे गए तो नक्सली इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि नक्सल संगठन के लिए सबसे बड़ा खतरा ही है वो नक्सली जिन्होंने बीते दिनों सरेंडर किया है। कारण इसका ये है कि जब कोई नक्सली मारा जाता है, मान लेते हैं बसव राजू मारा गया, अभी जो कोसा और KRC मारे गए, तो वो तो मर गए, अपने साथ वो नक्सल संगठन से जुड़े सारे राज लेके चले गए। लेकिन जब कोई नक्सली समर्पण करता है तो क्योंकि वो अपनी इच्छा से आया है, दूसरा उसे अब सरकार द्वारा दी जा रही जो पुनर्वास नीति है उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ चाहिए। उसे हो सकता है अगर उसको नौकरी चाहिए पुलिस फोर्स में, तो उसे अपनी वफादारी अब पुलिस के प्रति साबित करनी होगी। ऐसे वो क्या करता है, वो नक्सल संगठन में उसे जितनी भी जानकारियाँ पता है वो सारी जानकारी साझा किससे करता है, पुलिस से। यही हुआ था बसव राजू के इनकाउंटर के वक्त। उस समय भी नक्सलियों ने इस बात का जिक्र किया कि जिन नक्सलियों ने जो कुछ समय पहले तक बसव राजू की सुरक्षा में थे, उन लोगों ने कुछ दिनों पहले सरेंडर किया, और उन्हीं की निशानदेही पर ये पूरा इनकाउंटर जो है फोर्स ने किया, जिसमें हमारा सबसे बड़ा नेता मारा गया। कारण ये है संजय भैया हाँ रवि बताओ। शॉर्ट में एक चीज़ और बता दीजिएगा कि अब तो ये उनको पता चल गया कि सरेंडर नक्सली जाके बता रहे हैं और जिनके कारण से हमारे बड़े लीडर मारे जा रहे हैं, तो अभी भी जिन उनके पास जो मौजूद उनके सहयोगी हैं, क्या उन पर भी उनका शक बढ़ेगा? क्या उन पर उनकी भी जान खतरे में रहेगी कि कोई भी कहीं थोड़ी देर के लिए गायब हुआ तो कहीं जाके सरेंडर तो नहीं कर देगा? तो उनका खतरा कितना बढ़ गया है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि नक्सल संगठन में जो है वो अविश्वास थोड़ा बढ़ा है। ये एक ऐसा संगठन है जहाँ कोई नौकरी तो है नहीं कि किसी को सैलरी मिलती हो और अगर ये आदमी प्रमोट होगा तो निचला आदमी जो है वो प्रमोट हो जाएगा। यहाँ ये लगातार जो भर्ती करते हैं, भर्ती करने के बाद ये एक ट्रेनिंग देते हैं गुरिल्ला वॉर की, या जो भी वो जिस काम में माहिर होगा, और इसके बाद उसे अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है। ऐसे में इनके मन में ये डर तो बन गया है कि क्या अब पुलिस के लोग भी, या जो लोग पुलिस से जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे संगठन में सक्रिय हैं, मुखबिरी हो रही है, ये बात उन्हें पता है, और इसी मुखबिरी के कारण उन्हें नक्सलियों को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में नक्सल संगठन में अविश्वास काफ़ी बढ़ गया है, और यही वजह है कि जब इस तरह के लेटर आते हैं, जब उनका सबसे बड़ा नेता ये कहता है कि हम हथियार डालने वाले हैं, तो हम क्या देखते हैं कि आज दंतेवाड़ा में 71 नक्सली सरेंडर कर देते हैं। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में 6 नक्सली सरेंडर कर देते हैं। कारण यही है इसका कि अब जो निचला कैडर है उसको ये पता ही नहीं चल रहा है कि नक्सल संगठन का क्या होने वाला है। उसे ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि अब नक्सल संगठन की राह क्या होगी। हमने इतने सालों तक क्रांति के नाम पर जो हथियार लेकर हम जंगलों में घूमते रहे, क्या वो क्रांति सही थी या वो गलत थी? और यही वजह है कि अभी फिलहाल नक्सल संगठन अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है रवि, और इससे उबरने के लिए नक्सल संगठन ने क्या किया है ये भी बता देता हूं। नक्सल संगठन ने हिड़मा को DKSZC का सेक्रेटरी बनाया है, यानी कि जो बस्तर में बैठा हूं इसे नक्सली दंडकारण्य क्षेत्र कहते हैं, और यहाँ की एक स्पेशल जोनल कमेटी है, उसका प्रमुख किसको बनाया है? हिड़मा को। और एक और बस्तर का नक्सली है रामधेर, जो कि बेदरे का रहने वाला है, बीजापुर के, जो उत्तर बस्तर में यानी कांकरी इलाके में सक्रिय है, उसे भी सेंट्रल कमेटी प्रमोट किया है। इसका असर यह है कि पहली बार आदिवासी नक्सलियों को सबसे ऊंचे पद पे लाया जा रहा है। इसका कारण यही है कि जो तेलुगु कैडर है इस पे अब विश्वास, जो आदिवासी हैं, जो आदिवासी अब तक बंदूक लेके घूम रहे थे, उनका कहीं ना कहीं कम हुआ है।
तो फिलहाल दोनों ओर से लगातार प्रहार जारी है, फोर्स बड़े प्रहार कर रही है, नक्सली उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बाजी पलट गई है, पहले नक्सली हमला करते थे, फोर्स बचने की कोशिश करती थी। तो ऐसे में इससे उबरने की नक्सली लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा दंड कब हो जाता है इन्हें, जब उनके सबसे शीर्ष के नेता इस तरह से लेटर वॉर करते हैं, आपस में लड़ते हैं और ये कहते हैं कि हम जी संजय, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पा रहे। जी रवि। जी संजय, मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी ज़रूरी बातें आ चुकी है जो इन पत्रों में लिखी है। नक्सलियों के संगठन के द्वारा से जो पत्र लिखी गई, उस पत्रों की कहानी क्या है, ये संजय भी आपको समझा रहे थे। और मुझे लगता है कि बहुत सारी कहानी हम समझे, उतना आपको समझा दिए। कुछ कहानी छूटी होगी तो नए वीडियो में आएंगे और आपको फिर से समझाएंगे कि नक्सलियों के संगठन में क्या स्थिति है, कैसे उनका खात्मा हो रहा है और कैसे उनको नुकसान लगातार उठाना पड़ रहा है। तब तक के लिए विस्तार डिजिटल देखते रहिए और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।